जब जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं तब तब विवादों में छा जाते हैं। अब नया विवाद राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा के दौरान उनके बयान के बाद शुरू हुआ है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में संवाद के दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार, बीजेपी, आरएसएस सब पर निशाना साधा, लेकिन उनके जिस बयान को लेकर बीजेपी सबसे ज्यादा हमलावर है वो चीन की तारीफ का मामला है। राहुल गांधी ने रोजगार को लेकर चीन की तारीफ की और यह आरोप लगा दिया कि हमारे देश में तो हुनरमंद लोगों को सम्मान ही नहीं दिया जाता। इस बयान को लेकर राहुल गांधी पर चीन का ब्रांड एम्बेसडर होने तक के आरोप बीजेपी के नेता लगा रहे हैं। तो आखिरकार इन तमाम आरोपों की सच्चाई क्या है, आज इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन पहले सियासी वार पलटवार देखिए आप। Not everywhere on the planet has an employment problem. The West has an employment problem. India has an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. There's a reason. If you look at the United States in the 1940s, 50s and 60s, they were the center of global production. Production moved from the United States, it went to China. कि राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र में काला धब्बा है। चीन के खिलाफ एक शब्द, एक वक्तव्य नहीं दे पाए। वो भारत को कमजोर बताते हैं भारतीय सेना पिट गई, चीन के साथ वो खड़े रहते। Many people say that India has a skills problem. I don't think India has a skills problem. I think India has a skill respect problem. So India doesn't respect people who have skills. प्रतिपक्ष का नेता भी देश के लिए जवाबदेह होता है। देश के बाहर जाकर देश की छवि खराब करना देशद्रोह जैसा अपराध है। राहुल जी तो लगता लगातार तीसरी बार हारने के बाद कुंठित हो गए और अपनी कुंठा अमेरिका में निकाल रहे हैं। All avenues of communication in India were shut. We spoke in parliament, that's not televised. We go to the media, they don't pick up what we say, and then suddenly we hit upon the idea कि भाई मीडिया आपको लोगों के पास नहीं ले जा रहा, तो फिर डायरेक्टली चले जाओ। विदेश में जाकर जिस तरीके से भारत की बुराई करने की एक आदत राहुल जी की बन गई है, कहीं ना कहीं गलत राजनीति की परंपरा की शुरुआत है। I must tell you, he is no pappu. He is highly educated. He is well read. He is a strategist, deep thinking on any subject. And sometimes it is not very easy to understand him. ये राहुल गांधी ना, ये वो रोंदू है। वो जो फ्रस्ट्रेशन है इनकी सत्ता से दूर रह के वो जा नहीं रही। मैं कहाँ पप्पू मानता, मैं तो एलओपी मानता। दुश्मन देशों के साथ के पैसे पर पल रहे हैं, चाइना के पैसे पर, इसीलिए भारत को गाली दे रहे हैं। ऐसे लोगों पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं और पहला सवाल आलोक जी के पास ही लेकर चलेंगे चर्चा में। इसी का जवाब दे दीजिए जो हेमंत बिस्व शर्मा यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं कि बताना चाहिए आखिरकार क्या अग्रीमेंट हुआ है चीन के साथ कांग्रेस पार्टी का, क्यों चाइना की इतनी तारीफ राहुल गांधी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर करते हुए नजर आते हैं। आलोक जी देखिए, दो तीन सवाल हैं इसमें। पहला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन की तारीफ की बात नहीं, उन्होंने कहा है कि वहाँ पर ट्रेनिंग का एक अच्छा मॉड्यूल है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। मोदी जी जब झूला झुला रहे थे तो क्या जब उनको पता नहीं था मोदी जी को कि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है और वहाँ रिलीजन की फ्रीडम नहीं है, तमाम चीज़ें नहीं पता थी? जब मोदी जी चाइना को क्लीन चिट दे रहे थे डोकलाम के बाद 20 जवानों की शहादत के बाद, तब मोदी जी को नहीं पता था चाइना क्या करता है और क्या कैसे रहता है? मोदी जी ने तो, उनकी पार्टी के लोगों ने तो वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ सुना है ट्रेनिंग का भी प्रोग्राम किया था। वहाँ पर 6-7 बार तो शायद जा ही चुके हैं। वो जिनपिंग को यहाँ भी बुला चुके हैं कई बार, और जिनपिंग जहाँ से जब साउथ इंडिया से गए थे तो उसके बाद तुरंत बाद जिस तरह से डोकलाम हुआ वो पूरे देश ने देखा। अब बात आती है कि भाई विदेशी धरती पर जाकर, अरे भाई विदेशी धरती पर जाकर तो मोदी जी कहते हैं 2014 से पहले जिन लोगों ने हिंदुस्तान में जन्म लिया है उनको शर्म आनी चाहिए। तो रोमाना जी, आपको और हमें तो शर्म नहीं आती है, हम तो हिंदुस्तान में हैं और हिंदुस्तानी हैं, हमें तो गर्व महसूस होता है। तो अगर किसी ने कहीं पर कोई अपमान किया है तो देश के प्रधानमंत्री ने किया है। देश के प्रधानमंत्री की वो पूरी वीडियो है जिसके अंदर वो कह रही है खेलों के लिए हमें चाइना से सीखना चाहिए और चाइना की यूनिवर्सिटी से हमें सीखना चाहिए।
आज हालत खेलों की क्या हो गई है। शायद 600 करोड़ रुपया खेलों को, गुजरात को शायद चाइना के साथ एग्रीमेंट करने के लिए दिया होगा। अब हेमंत बिश्व शर्मा जी की पार्टी 10 साल से पावर में है, अगर हमने कोई गलत एग्रीमेंट किया है या नहीं किया है, मेरे पास तो उसकी भी जानकारी नहीं है। अगर उनको लगता है कि हमने कोई गलत एग्रीमेंट किया है तो सरकार बैठ के पकौड़े तल रही है, क्यों नहीं एक्शन लेते हैं। अभी मैं उनके एक वो जो उनको तीसरी आंख शायद उनकी खुली हुई है, वो गिरिराज सिंह सवाल का जवाब दे क्या बोलते रहते हैं, छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए। अंतिम नहीं आप ही से पूछिए, उसके बाद मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी और आपने जो सवाल उठाए ना उनका जवाब लूंगी। आप जो बातें बता रहे हैं सर, वो गालवान डोकलाम से पहले की बातें हैं, है ना, लेकिन अब तो ये गालवान और डोकलाम के बाद जब आप यहाँ देश में बार बार केंद्र सरकार, मोदी सरकार को चुनौती देते हैं कि चीन के साथ आंख में आंख मिलाकर क्यों नहीं देख रहे हो, और खुद लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी है तो अब तो राहुल गांधी, वो विदेश में जाकर चीन की तारीफें करते हैं सर, तो फिर देश इसको कैसे देखे। देखिए, कंपैरिजन होता है कुछ चीजों का, तारीफ मान लीजिए, उसको कुछ भी मान लीजिए। अगर उन्होंने स्किल डेवलपमेंट में और जॉब देने में अच्छा काम किया है और कोई चीज सीखी जा सकती है तो क्या प्रॉब्लम है उसमें। मतलब अमेरिका की तारीफ कर दें तो मतलब अमेरिका के दुश्मन हो गए हम। मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल संवेदनहीन बयानबाजी है और मीडिया के साथ ही तुरंत इसको लपक लेते हैं। शायद आप लोगों को पीएमओ से फोन आता होगा, आप लोगों ने एक भी प्रोमो में मोदी जी का स्टेटमेंट चलाने की हिम्मत है एबीपी न्यूज की, जो 2014 से पहले जन्म लेते थे उनको शर्म आती थी। चाइना को क्लीन चिट मोदी जी ने दी, आप चला सकते हैं उस स्टेटमेंट को, नहीं चला पाएंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि चीन में कितनी बार मोदी जी गए, केवल इतना बता दीजिए आप, किसकी गलबहियां ज्यादा हुई, केवल इतना बता दीजिए। अरे भाई, जॉब्स और ट्रेनिंग में वो भी सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड नेशन है, हम भी मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन है, आबादी भी आसपास है दोनों की, अब हम उससे भी ज्यादा आबादी में निकल गए। अगर डिस्कशन में यूनिवर्सिटी में बच्चों के साथ बैठ के स्किल डेवलपमेंट की बात होगी तो ये सब यहाँ पर सांप छचुंदर निकल आएंगे। कोई स्टेटमेंट देगा, कोई स्टेटमेंट देगा। अब गिरिराज सिंह जी कह रहे हैं कि सब पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं वो, कि उनके ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा होना जाना चाहिए। अरे भाई, आप तो मंत्री हैं गिरिराज जी, आपको किसने रोका, जाके कंप्लेंट कीजिए और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करा दीजिए। ये बुद्धिहीन लोग मंत्रालय में पहुंच गए हैं। बिल्कुल, मैं जवाब लेती हूँ। आइए, आप देख सकते हैं हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जी भी इस समय मौजूद हैं। सुधांशु जी, अब सवाल ये जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि ऐसा क्या बोल दिया राहुल गांधी ने, राहुल सच बोल रहे हैं, बीजेपी को सच कड़वा लग रहा है क्या सर? देखिए, आलोक जी ने अपने वक्तव्य में पहले तो एक बात कही, उसे मैं उनके लिए उनकी बात का एहतराम करता हूं। उन्होंने कहा कि किसने गड़बड़ियां ज्यादा की, यानी उस आरोप लगाने की प्रक्रिया में उनकी ये परोक्ष स्वीकारोक्ति है कि ये गड़बड़ी है जो राहुल गांधी जी ने बोला। दूसरा, मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ताओं को इस प्रकार की डिबेट्स में इस ढंग के गैर जिम्मेदाराना आरोप नहीं लगाने चाहिए कि मीडिया में किसका फोन आया और क्या आया, क्योंकि अगर आज आपने कहा ना कि पीएमओ से फोन आता होगा, तो आज तो दर्शकों को यह लग रहा होगा कि राहुल गांधी पे तो कहीं फोन नहीं आ गया चाइना से। आज संदेह तो यह खड़ा होने की संभावना दिख रही है और आप लोग वाली आक्रामकता नजर आ रहे हैं। और यहां पर मैं कहना चाहूंगा, देखिए, शायद राहुल गांधी जी सबसे ज्यादा बाहर घूमने वाले नेताओं में से एक हैं, पर दर्शकों के सुलभ संज्ञान के लिए बता दूं, एब्सर्ड, इलॉजिकल और वाहियात तुलनाएं नहीं करनी चाहिए। आपको पता है कि चाइना में एम्प्लॉयमेंट के लिए आधार क्या है, भारत की तरह नहीं है कि आप यूपी और बिहार से जाकर उठकर मुंबई में या बेंगलुरु में जाकर व्यापार कर सकते हैं, महाराष्ट्र के गांव से आकर आप गुड़गांव में व्यापार कर सकते हैं। नो, बीजिंग में है तो बीजिंग का ही परमिट है, नथिंग, कुछ नहीं कर सकते। रोजगार वो जो सरकार देगी वही तय करना पड़ेगा। अगर आपने कहा बेरोजगार हैं और सरकार ने कहा कि आप चलिए लेबर मजदूरी करिए, आप होंगे ग्रेजुएट, खत्म, आपका हो गया, रोजगार खत्म हो गया। मुझे लगता है इस ढंग के एब्सर्ड बातें नहीं करनी चाहिए और शायद लेटेस्ट जानकारी इन्होंने नहीं ली है। चाइनीज इकोनॉमी पिछले लगातार 3 बार से रिसेशन में है। चाइना की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी, क्योंकि रोजगार सबसे ज्यादा कृषि में, कृषि हमारे यहां ज्यादा है और उसके बाद अगर होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर में घोस्ट टाउन है चाइना में। एवरग्रांड उनकी सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी साहब डिफॉल्टर हो गई। 1 दर्जन रियल एस्टेट कंपनियां डिफॉल्टर हैं। जिन लोगों ने पैसे दिए हुए हैं मकान लेने के लिए, उनको मकान नहीं मिल पा रहा है। और बता दूं आलोक जी, 26 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं चाइना में जहां एक भी ट्रेन नहीं आती। उन्होंने बना बना के इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, कोई जाने वाला ही नहीं है। ये राहुल गांधी को कौन ज्ञान देता है जाके? ये अंकल सैम ज्ञान दिए हैं क्या?
वो अमेरिका में बैठे तो इस समय वो अंकल जी जो बताए थे ना कि ईस्टर्न इंडिया वाले चाइनीज तो ये और वेस्टर्न इंडिया वाले अरब के शब्दों को अगर मैं आपके सामने रखूं आलोक जी, ये एब्सर्ड इलॉजिकल तुलना जो राहुल गांधी कर रहे हैं सिर्फ भारत को नीचा दिखाने के लिए, इसी वजह से ये एब्सर्ड इलॉजिकल आंकड़े वो लेकर आए। नहीं, मैं समझता हूं किसी से भी तुलना करना नीचा दिखाने जैसा कैसे हो सकता है। हमें अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत नहीं है क्या? बेरोजगारी हाईएस्ट हो जाए देश के अंदर, बेरोजगारी में स्किल डेवलपमेंट में सरकार के आंकड़े कहें कि 13% स्किल लोगों को रोजगार मिला है, हरियाणा के अंदर 37% एनएसएसओ कहे कि बेरोजगारी है, और हरियाणा के अंदर एक स्वीपर की वैकेंसी के लिए, कुछ स्वीपर की वैकेंसीज के लिए 2.25 लाख लोग अप्लाई करें और उसमें से 46,000 ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हों, तो हमें अपने अंदर झांकने की आवश्यकता नहीं। अब बात आती है व्यापार की और स्किल की। अरे भाई, उनके यहाँ परमिट है, सिस्टम नहीं है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन से हम तुलना थोड़ी कर रहे हैं। उनके यहाँ अगर बंद, एक मिनट नहीं, अरे भाई चीन में मोदी जी जाकर वहां पर बिरयानी खाए हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तुलना भी किसी अच्छी चीज की कर दें तो गलत है। क्या हो गया मीडिया के साथियों को, आप लोगों को भाई? चीन से तुलना करना किसी भी चीज में क्या मतलब? बिल्कुल देशद्रोह का काम है क्या? वहां के तो हालात ही खराब है ना। प्रोमो चलाया जो अभी जो सुधांशु जी ने कहा है। सुनिए ना, हाँ। सुनिए रोमाना जी, सुनिए मैं उत्तर दे तो रहा हूं आपको। आप सुधांशु जी के बीच में नहीं बोली, मैं बताना चाहता हूं। इन्होंने कहा 26 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जिनके ऊपर ट्रेन नहीं जाती। अरे यहां एक महीने में 26 ट्रेन के एक्सीडेंट हो गए, उसके ऊपर कोई नहीं बोल रहा है। वो रेल मंत्री जो है, 2 ट्रेनें आपस में आके खड़ी हो रही हैं, उसकी चिंता नहीं है। चीन में 26 स्टेशन ऐसे हैं जिन पर ट्रेन नहीं गई, उसकी इनको चिंता है। बांग्लादेश की इनको चिंता हो जाती है, अपने यहां की कोई चिंता नहीं होती है। अब मैं पूछना चाहता हूं, रोमाना जी आप ही बता दीजिए, हमारे यहां पर एम्प्लॉयड आदमी की क्या परिभाषा है? आप बता दीजिए जरा। ठीक है, आपको नहीं पता होगी, मैं बता दूंगा। सवाल पूछिए सर, सवाल पूछिए। आप कह रहे हैं कि हमारे मैं बता देता हूं। हाँ, बताइए। अगर एक मैं आपसे पूछ रहा हूं एम्प्लॉयमेंट की क्या डेफिनेशन है? आप इतनी सीनियर एंकर हैं, आप बता दीजिए। ठीक है, आइए सुधांशु जी बताइए। कितने घंटे रोजगार पर एम्प्लॉयड माना जाता है आदमी को? आप बताइए ना। सुधांशु जी क्यों आ जाए, आप बता दीजिए ना। मैं पुनः, आप लोगों को 20-20 साल हो गए मीडिया में बैठे, एक हफ्ते में अगर 2 घंटे, एक मिनट सुधांशु भाई एक मिनट, मुझे बीच में रोमाना जी ने गलत रोका, मैं इसलिए चिल्लाया। केवल एक हफ्ते में अगर 2 घंटे किसी को रोजगार मिल जाए तो वो रोजगार परक माना जाता है। 96% अभी भी बेरोजगारी जो है वो अनऑथराइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर है। मैक्सिमम आंकड़े जो है वो किसानों से आंकड़े जोड़कर आपने जोड़ दिए उसके अंदर। स्किल डेवलपमेंट पर आपके आंकड़े कह रहे हैं कि 13% स्किल लोगों को केवल हम रोजगार दे पाए। तमाम जगह पर हालत खराब है, उसके बावजूद युवा सुसाइड रेट बढ़ रहा है युवाओं का, लेकिन कंपैरिजन कर दिया है तो देशद्रोह हो गया। नहीं तो ठीक है, चाइना के पैसे पर पल रहे हैं। अरे भाई चाइना के पैसे पर पल रहे हैं। सुधांशु जी, एब्सर्ड इलॉजिकल कंपैरिजन जो आप कह रहे थे, वो कह रहे हैं कि साहब अपने यहाँ का देख लो ना देश का। ठीक है सर, ठीक है, आपने अपना पॉइंट रख दिया। सुधांशु जी से जवाब ले लेती हूँ। आइए सुधांशु। मैं बताता हूँ ये जो आंकड़े होते हैं रोमाना जी आंकड़े एब्सर्ड इलॉजिकल कैसे होते हैं मैं बताता हूं। कोई दर्शक जाके चेक कर ले, विदेश में जो अनएम्प्लॉयमेंट के आंकड़े जारी होते हैं वो 15 वर्ष की आयु से जारी होते हैं, और भारत का सबसे बड़ा गैप दिखता है 15 वर्ष से लेके 22-23 में 87-88% दिखाते हैं लोग अनएम्प्लॉयड हैं, और जैसे ही वो 24 में आते हैं तो केवल 40% अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। क्यों भाई? भारत की सामाजिक स्थिति यह है कि 15 से लेकर 23 तक के किसी बच्चे को जिसकी पारिवारिक स्थिति बहुत खराब हो, वो बात छोड़ दीजिए, उसको मां बाप की सपोर्ट में पढ़ाई करता है। वेस्ट में है कि 10वीं में आप पहुंचे, अपना नौकरी करिए, मां बाप ने हाथ घसीट लिया, इसलिए वहां पर एम्प्लॉयमेंट की एज 15-16 साल से शुरू हो जाती है। भारत में जब तक बच्चा ग्रेजुएशन करता है, लगभग सारे मां बाप आज की डेट में ग्रेजुएशन तक पढ़ाते हैं। 21-22 तक तो 95% बच्चों को जरूरत ही नहीं पड़ती है। यह है एब्सर्ड इलॉजिकल। और मैं एक और उदाहरण बताना चाहता हूं रोमाना जी, कोई जाके चेक कर ले। एक इन लोगों का स्टैटिस्टिक्स आई थी, कैसी लॉजिकल आती है। 0 से 4 ईयर तक के बच्चों में 80% बच्चे इन्होंने लिखा जीरो फूड पे। अब बताइए कोई जीरो फूड पे होगा तो मर जाएगा। ये जानते कहां से आया? अरे भाई ये कह रहे थे कि जो बच्चों को वो बेबी फूड होता है ना, उसके कंजम्पशन पे किया। अरे हमारे 80% बच्चे मां का दूध पीते हैं, वहां मां का दूध कोई पीता ही नहीं है, इसलिए सबको उसी से देखना है कि वो जो बेबी फूड के कंजम्पशन के आधार पर देखते हैं। अब मैं चाइना के बारे में बताना चाहता हूं आलोक जी। मैंने क्यों कहा कि एब्सर्ड इलॉजिकल जो राहुल गांधी ने कंपैरिजन किया।
आलोक जी को ना पता हो तो मैं बताऊं, एक सज्जन है जिनका नाम है ली शॉन्ग फू। ये जानते हैं कौन थे? ये चाइना के डिफेंस मिनिस्टर थे, गायब, पता ही नहीं कहां चले गए। एक सज्जन है क्विंग गैंग, ये क्या थे? चाइना के फॉरेन मिनिस्टर, गायब, पता ही नहीं है सर को कहां चले गए। दूसरे है मिस्टर लू यू चाओ, ये चाइना की सबसे एलीट जो रॉकेट वाली कमांड है उसके चीफ थे, ये गायब। और सुनिए, ये तो आपको पता होगा सबसे बड़ी कंपनी अलीबाबा है, जिसके कि जैक मा 29.8 बिलियन डॉलर का आईपीओ ला रहे थे, गायब। सर, जिस देश में फॉरेन मिनिस्टर गायब, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर गायब, और जहां पे आर्मी का सबसे बड़ा जनरल गायब हो जाए, और मैं दर्शकों से कहता हूं जाके देखो, जो रेटिंग निकलती है उसमें मीडिया की स्वतंत्रता में चीन हमसे ऊपर है। जहां की पिछली प्लेनेम जो चाइना की हुई तो हु जिंताओ की बाहर आने के अलावा एक रिपोर्टिंग नहीं है चाइना में। और उसके बाद जब आके साहब आप लोग हंसते हैं तो लोगों को लगता है जब कांग्रेस पार्टी ये बोलती है ये चीन से हुए करार का प्यार है या राजीव गांधी फाउंडेशन को मिले हुए उपहार का इकरार है, जो हमेशा भारत के बारे में तकरार है और सिर्फ चीन के बारे में ही, पहले भी बोल चुके हैं चीन के बारे में, ऐसा नहीं है कि पहले भी बोल चुके हैं। तो या तो वो अज्ञानी है या बहुत खतरनाक डिजाइन का पार्ट बन रहे हैं। ठीक है, 30 सेकंड में अपनी बात रख दीजिए आलोक जी, क्योंकि बाकी मेहमान इंतजार कर रहे हैं, उनके पास भी मुझे जाना है। हाँ ठीक है, आइए। देखिए, मैं समझता हूं दिक्कत यह है हमारे देश में 15 से 49 साल की 84% महिलाएं एनीमिक हैं, और जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उसमें से मैक्सिमम वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, वो मॉलन्यूट्रिशन में है। आप चाइना में वो गायब हो गया, ये गायब हो गया, यहाँ भी बहुत गायब हुए हैं, यहाँ भी गाड़ियाँ पलटती हैं यूपी में और गोली मार देते हैं और पता नहीं क्या क्या होता है। आज का विषय वो नहीं है, मैं इसलिए हंस रहा था। अलीबाबा का सुना पेटीएम में भी कुछ लेना देना था, सुना पेटीएम को मोदी जी प्रमोट कर रहे थे। पूछ रहा हूँ मैं, पेटीएम को मोदी जी प्रमोट कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? जरा थोड़ा सा बता दीजिए। ये पेटीएम कहाँ की कंपनी थी, किस किस के शेयर थे, जरा बताएंगे आप? आप केवल हंसना जानते हैं। 40% हिंदुस्तान की स्टार्टर्स में चाइना का पैसा लगा हुआ है, क्या सच है कि नहीं? आपने रोक लिया क्या उसको? पिछले कोरोना के 5 साल के अंदर इंपोर्ट चाइना से 3 गुना बढ़ गया। ठीक है, ये किसकी पॉलिसी है भाई? ये ठीक है, ये हमारी सरकार है, नवाज शरीफ की सरकार है। आप केवल मजाक उड़ाना सीख रहे हैं, आलोचना भी सुनना सीखिए। हमारे हिंदुस्तान का मीडिया कितने रैंकिंग गिर गया, रोमाना जी जरूर बता के जाइएगा शो के बाद। ठीक, सारे सवाल आज आप मुझसे ही पूछ रहे हैं, वैसे मैं यहाँ सवाल पूछने के लिए बैठी भी हूँ। और वो जो पीएमओ वाला फोन कॉल मुझे कह रहे थे, अगर स्क्रीन देख रहे होते तो अगर स्क्रीन देख रहे होते मीडिया की रैंकिंग में अफगानिस्तान से भी नीचे हैं। कि अगर स्क्रीन देख रहे होते तो फिर ऐसी बातें नहीं करते, क्योंकि हम सारे बयान चला रहे हैं। हम चला रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो बयान भी जिसको लेकर कांग्रेस जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमलावर और आक्रामक है। ठीक है सर, एक सेकंड, अब मैं बाकी मेहमानों के पास जरा जल्दी एक रिएक्शन लेती हूँ, फिर आप लोगों के पास बयान चला दीजिए। मोदी जी ने 6 देशों में जाकर कहा कि हिंदुस्तान में जो जन्म लेता है 2014 से पहले उनको शर्म आती है, बयान चला दीजिए। वो भी चल रहा है, वो बयान भी चल रहा है सर, वो शंघाई का बयान है, 2015 में दिया गया बयान है, वो भी चल रहा है, वो भी चल रहा है। और आपके कहने पर नहीं चल रहा है, क्योंकि ये ग्राफिक्स में चल रहा है और पहले से हमने पूरी तैयारी करके रखी हुई थी, तो वो बयान भी चल रहा है सर। तो मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर कम से कम एबीपी न्यूज की स्वतंत्रता और निर्भीक पत्रकारिता को लेकर तसल्ली रखिए सर, और आराम से इस चर्चा में हिस्सा लीजिए आप। जल्दी से सुधांशु जी 20 सेकंड, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का रुख कर रही हूँ। आ रही हूँ धीरेन्द्र जी, आपके पास भी आइए। रोमाना जी, मुझे हंसी इसलिए आई, रोमाना जी मुझे हंसी इसलिए आई कि दुनिया का सबसे बड़ा देश रोका है। क्या हम तो आलोक जी प्लीज जरा सा अपनी बारी का इंतजार कीजिए। आइए सुधांशु जी, बोल रही है, अब दूसरों को मौका दीजिए, अब अपनी बारी में इंतजार। बस 20 सेकंड। मुझे हंसी इस बात पे आई कि दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी का जनरल गायब हो जाए, डिफेंस मिनिस्टर गायब हो जाए, और कह रहे हैं गाड़ियां पलट जाती हैं। मतलब विकास दुबे इज इक्विवेलेंट टू मिस्टर ली शुआंग फू, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ चाइना। अरे भैया, राहुल गांधी को डिफेंड करने में कुछ तो शर्म करिए मेरे भाई। और आप मीडिया की बात करते हो, मीडिया रैंकिंग में हमको अफगानिस्तान से पीछे रखा है, जहां पर कि वो AK-47 लिए हुए खड़े थे और सारी महिला एंकर को हटा दिया था। रोमाना जी जैसे लोग वहां एंकरिंग नहीं कर सकते थे, और आप उसके ऊपर कर रहे हैं महोदय। ठीक है सर, ठीक है, जल्दी से देखिए अनुराग जी भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अब मैं आप दोनों से थोड़ी सी देर के लिए इजाजत चाहूंगी, क्योंकि बाकी पैनलिस्ट का मुझे रुक करना है। जल्दी से अनुराग जी आपके पास आ रही हूँ।
आप मुझे इतना बता दीजिए, नेता विपक्ष है राहुल गांधी, अब भाई देश में मोदी सरकार से हिसाब बराबर करना है, ये हम समझते हैं, आप विपक्ष के नेता हैं, लेकिन ये हिसाब विदेश में जाकर चुकता करेंगे क्या राहुल गांधी? अनुराग जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि सुधांशु जी सिर्फ झूठ बोलेंगे कि कभी सच भी बोलेंगे। कह रहे हैं कि वहाँ 26 ट्रेनें 26 स्टेशनों नहीं आती। अरे चाइना तो पहले दिन से समाजवादी पार्टी के नेताजी ने बोला था चाइना हमारा नंबर 1 दुश्मन है। ये आज तक नहीं बोल पाए पार्लियामेंट में खड़े होके, और इस बार जब सदन खड़ा होगा तो अपने नेता से कहिएगा कि पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके बोलेंगे चाइना मेरा दुश्मन नंबर 1 है। आज तक नहीं आप बोले। एक मिनट सुनिए, आप मुझे बोलने दीजिए, आपके बीच में नहीं बोला, आपके बीच में नहीं बोला। फिर आपने कहा 26 ट्रेनें 26 स्टेशनों पे नहीं आती। अरे भैया, हमारे देश का हाल ये है, हर रोज ट्रेन एक एक्सीडेंट हो जाता है। 26 दिन में तो यहाँ 26 से ज्यादा ट्रेनें एक्सीडेंट हो जाती है, उसके बारे में आप चर्चा नहीं करेंगे। दूसरा आपने कहा वहाँ इंसान गायब हो जाते हैं। अरे वहां तो चलो इंसान गायब होते हैं, यहाँ तो हालत ये है कि आप जो बोलते हो सब गायब ही हो जाते हैं। आपने कहा था किसान की इनकम दुगुनी करेंगे, गायब ही हो, कहाँ है दुगुनी? हमें तो दिखाई नहीं पड़ी, कहीं होगी किसान की इनकम दुगुनी? बताइए। 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, आ गए क्या? सब गायब ही हैं कहीं ना कहीं, पता नहीं चल रहा कहाँ 15 लाख रुपए हैं। यहाँ आप जो बोलते हो वही झूठ बोलते हो, वही गायब हो जाता है। हम आएंगे तो देश में हर किसी को रोजगार होगा, हर व्यक्ति संपन्न होगा, कहाँ है? हर आदमी परेशान है। मणिपुर की हालत देख लीजिए, आज वहाँ राज्यपाल जी पे वहाँ उनके घर पे हमला लोगों ने किया। अब बताइए, ये है हमारे देश की हालत। तीसरी हालत सुन लीजिए, चाइना हो या पाकिस्तान, ये हमारे दुश्मन है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन उन सबसे ज्यादा चाइना से ट्रेडिंग किसने बढ़ाई आजकल? इंपोर्ट सबसे ज्यादा चाइना से 3 गुना 4 गुना तो आपकी सरकार में बढ़ रहा है। जिस तरह की अगर चाइना की बात कर लीजिए, मैं तो एक सीधी सी बात कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता देश की समस्या पे, जो हमारी असली समस्या है उस पे ना बात करके तुरंत चेहरे पे क्रीम लगा के बीजेपी के प्रवक्ता आ जाते हैं ये बताने के लिए, देखिए उसने ये क्या बोला, देखिए फलाने ने क्या बोला। अरे छोड़िए फलाने ने क्या बोला नहीं बोला, ये बताइए हिंदुस्तान के मुद्दों पे चर्चा क्यों नहीं करना चाहिए? राहुल गांधी को हिंदुस्तान के असली मुद्दों पे ये फलाना राहुल गांधी को कहा है अभी? फलाने ने क्या बोला? फलाना राहुल गांधी को कहा है? नहीं, मैं राहुल गांधी जी की बात नहीं कर रहा हूँ अभी। अच्छा, नहीं, चर्चा मैं आज उसी पर कर रही हूँ ना। तो अरे उस पे किसी पे भी करिए, इनकी तो आदत है ना कि देश के मुद्दों पे बात नहीं करना। आप चर्चा किसी से भी कर लीजिए, हम कुछ बोलेंगे समाजवादी तो ही परेशान, कांग्रेस कुछ बोलेगी तो परेशान, दूसरे ममता जी कुछ बोल देंगी तो परेशान। लेकिन इनके यहाँ कुछ भी होता रहे, इनके नेता कुछ भी बोलते रहे, उस पे चर्चा होती है क्या? आप बताइए, कभी चर्चा हुई क्या? इतने बार यानी देश के प्रधानमंत्री जी बाहर गए, उन्होंने भी कई बार बोला। अगर किसी से कंपेयर करना कि फलाना, हमने जो सुना, जो आपने कहा उसमें मैंने सुना, आपने बाइट चलाई कि हमारे देश में भी एम्प्लॉयमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री ज्यादा नहीं बढ़ रही है, दूसरे देशों में इंडस्ट्री है। तो कंपेयर करना तो इनको ये कहना चाहिए था बीजेपी को, नहीं हमारे यहाँ इंडस्ट्री बढ़ेंगी, अब हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी बढ़ाएंगे, हम अपने यहाँ प्रोडक्शन करेंगे। बाद में हमें इस पे विचार करना पड़ेगा। बजाय इसके कोई बात कहता है तो उसको कहने लगते हैं नहीं बदनामी कर दी। सहयोग कर रहे हैं आप बीजेपी का, जवाब भी बता रहे हैं आप बीजेपी को क्या देना चाहिए था। अगर कोई कुछ ऐसा कहता है तो नहीं, अच्छा है। मैं जरा सा धीरेन्द्र मुन्ना जी पर कर लूं, अनइंटरप्टेड, मैंने आपको समय दिया, आपने बढ़िया तरीके से अपनी बात रखी। अच्छा, ले लीजिए एक सेकंड। इनको ये बता रहा हूँ कि ये जो कहते हैं उस पे अमल नहीं, मनोरंजक तरीके से इनका। आप देखिए उत्तर प्रदेश की बात, मैंने अपनी डिबेट को थोड़ा सा इधर कर रहा हूँ। जब उत्तर प्रदेश में किसी बच्ची के साथ अन्याय होगा तो वहाँ कहेंगे विपक्ष जिम्मेदार है, और जब पश्चिम बंगाल में बच्ची के साथ अन्याय होगा तो कहेंगे। ठीक है, अब देखिए मुद्दे से हम भटक जाएंगे अगर इस तरीके की बातें भटकना नहीं है, भटकना नहीं। मैं धीरेन्द्र मुन्ना जी को ले आइए मेरे साथ स्क्रीन पर। धीरेन्द्र मुन्ना जी, राहुल गांधी ने मतलब आईना दिखाने का काम किया, क्योंकि सिर्फ चीन के साथ तुलना करके रोजगार के हालात की बात ही नहीं की है, बल्कि राहुल गांधी ने संविधान खतरे में जो बात 24 चुनाव में विपक्ष लगातार कह रहा था, उसका जिक्र भी विदेशी धरती पर बैठकर किया। और बहुत से ऐसे मुद्दे जिसको लेकर उन्होंने आरएसएस, बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे कटघरे में खड़ा किया। धीरेन्द्र मुन्ना जी। रोमाना जी, ये राहुल गांधी जी विदेश की धरती पर जाकर के कोई नई बात नहीं किया है। इसके पहले भी वो लंदन गए, वहां पर जाके उन्होंने कहा कि इंडिया के डेमोक्रेसी को थ्रेट है। इसके पहले अमेरिका भी गए थे, वहां पर भी उन्होंने कहा कि आरएसएस के लोग वहां पे न्यायपालिका को अपने कब्जे में कर लिया है, चुनाव आयोग को अपने कब्जे में कर लिया है,
और जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो सब गिरफ्त में है। और फिर वो उसी तरह की नैरेटिव वहां के अखबार के साथ एक दो इनके मित्र हैं और जो अंकल पिट्रोडा है वो कुछ डायरेक्ट करते हैं तो वो यहाँ आते हैं और फिर उनके एलाई जो ये पार्टनर है वो उसी पर हुआ करते हैं। आज फिर वो पुरानी चीजों को दोहराए हैं, कोई नई बात नहीं किया है। हाँ, फर्क ये आया है कि इंदिरा गांधी, श्रीमती गांधी ने कहा था कि हम अपने देश की बात विदेश की धरती पर नहीं करेंगे। इससे इतर जाकर के उन्होंने अब जो भी है विदेश की धरती, चाहे वो लंदन जाए, अमेरिका जाए, वो अपने देश के लोकतंत्र को कमजोर बताते हैं अपने लोकतंत्र में। और उन्होंने क्या क्या सवाल उठाया, बेरोजगारी में चीन हमसे ज्यादा है, जिनको रोजगार और बेरोजगारी दोनों समझ में नहीं आती है, स्वरोजगार भी होता है। उन्होंने कहा शिक्षा पर आरएसएस का कब्जा, रोमाना जी शिक्षा पर जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में झूठ बोलना, मैं बता रहा हूँ, देश को गुमराह करना होता है। अनुराग जी, आपकी बारी में आपको किसी ने टोका, आपको डिस्टर्ब मत कीजिए। अनुराग जी की आवाज थोड़ी कम कीजिए प्लीज। धीरेन्द्र जी की बारी है, वो अपनी बात रख रहे हैं। धीरेन्द्र जी आइए, इनको रोक दीजिए, आइए इनको रोक दीजिए रुमाना जी। आइए, देखिए, रोजगार का मतलब इन्होंने फैलाने का भ्रम काम किया कि सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी। क्या 140 करोड़ लोगों में से कितने लोगों को सरकारी नौकरी दी जाती है? लेकिन स्वरोजगार के अवसर हमारी सरकार ने दिया है कि नहीं दिया हो, चाहे वो मुद्रा लोन का मामला हो, चाहे वो विश्वकर्मा योजना का मामला हो, चाहे लखपति दीदी का मामला हो, या महिलाओं को आरक्षण, महिलाओं का भी उन्होंने सवाल उठाया है अमेरिका में जाकर के राहुल गांधी। बिल्कुल उठाया। तो एक झूठ, तो ये एक झूठ का जो भ्रम फैलाते हैं रोमाना जी, इससे उनको बचना चाहिए। और मैं कहता हूं कि आज जो कलाम पर हो चाहे हल्ला वो करते हैं, लेकिन अपने पूर्वजों को दिया हुआ अक्साई चीन पे कांग्रेस कभी नहीं बोलती है। उसके प्रवक्ता हैं बड़े ज्ञानी, लेकिन समय पर पुरानी बातों को दबा करके और ये नई बात को करना चाहते हैं। ठीक है, आप जो बात कह रहे हैं, जल्दी से एक एक रिएक्शन दोनों वरिष्ठ पत्रकारों का, फिर मैं दोबारा से आ रही हूँ आलोक जी और सुधांशु जी के पास। विनोद जी, लेकिन पहले आपके पास आऊंगी। ये राहुल गांधी ने जिस तरीके की बातें रखी हैं, इस बार राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस के सांसद के तौर पर नहीं, कांग्रेस के नेता के तौर पर नहीं, एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी है राहुल गांधी इस समय, देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के। और जब वो जाकर इस तरीके की बातें विदेश की जमीन से रखते हैं, तो आपको लगता है क्या जो बात यहाँ पर बीजेपी और सहयोगी कह रहे हैं कि साहब ये देश के लोकतंत्र को कमजोर करने वाली, देश को अपमानित करने वाली बातें हैं जो कह रहे हैं, क्या राहुल गांधी ने सही किया विदेशी जमीन से आरएसएस और बीजेपी पर हमला करके? सर, इसको सही कहा जाएगा क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और राहुल गांधी यानी कांग्रेस पार्टी दोनों एक दूसरे की विरोधी पार्टियां हैं। सही। आप या हम ये उम्मीद करें कि राहुल गांधी के किसी बयान का भाजपा स्वागत करेगी, समर्थन करेगी, तो ये मुझे लगता है दिवा स्वप्न होगा। राहुल गांधी कुछ भी बोले, चाहे देश में बोले चाहे विदेश में बोले, भाजपा को उसका विरोध करना है। इसी तरह मोदी जी कुछ भी बोले, कांग्रेस को उसका विरोध करना है। ये राजनीतिक दलों की अपनी अपनी धारणाएं हैं। मैंने राहुल गांधी का डलास का भाषण सुना, अभी देखा। अब ये बताइए, वो विपक्ष के नेता हैं, तमाम सारे मुद्दे उठाते हैं, जब बाहर जाएंगे और भारतीय, वो इंडियन डायस्पोरा में बात कर रहे हैं। हाँ जी। वो किसी अमेरिकन कूटनीतिक से बात नहीं कर रहे हैं, अमेरिका की संसद को संबोधित नहीं कर रहे हैं, वो इंडियन डायस्पोरा से बात कर रहे हैं। इंडियन डायस्पोरा का मतलब भारत से गए हुए तमाम सारे एनआरआईज, उनसे बात कर रहे हैं। वहां भारत के बारे में बात होगी। जब भारत के बारे में बात होगी तो क्या राहुल गांधी से अपेक्षा करेंगे, वो कहेंगे भारत में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। जब वो विपक्ष के नेता हैं तो जो मुद्दे वो संसद में उठाते हैं वही मुद्दे वहां उठाएंगे वो अपने इंडियन डायस्पोरा के सामने। ये तो सामान्य सी बात है। अब चीन वाली बात, जैसे अभी बता ही दिया भाई किसी प्रवक्ता ने कि चीन के साथ हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना फर्क है, उसमें $11 बिलियन के आसपास जो है उनका जो है चीन का एक्सपोर्ट जो है भारत जो है, हमारा 1 पॉइंट समथिंग है कुछ है करके। तो ये तो है ही। दूसरी बात ये है, जब तुलना करते हैं किसी, हम नहीं कहते हैं कि नंबर 1 की इकोनॉमी अमेरिका है, उसके बाद नंबर 2 की चीन है, तो ये तो तथ्य हैं। तो सुधांशु जी ने जो तथ्यों के आधार पर आलोचना की, मैं उसका स्वागत करता हूं। उन्होंने राहुल गांधी के बयान का तथ्यवार खंडन किया। यही होना चाहिए राजनीति में। वो हेमंत विश्व शर्मा टाइप या गिरिराज सिंह टाइप की आलोचना जो है वो गलत है, कि आप देशद्रोह का आरोप लगा दें, आप ये कर दें। तथ्य के आधार पर आप राहुल गांधी की बात अगर गलत है तो उसको काटिए, जैसे सुधांशु जी ने रखा। ये एक विद्वान प्रवक्ता का या एक भारतीय या किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता का इस तरह का रिएक्शन होना चाहिए, ना कि ये कि देशद्रोही है, फलाना है ये। अरे भाई, किसको आप या कांग्रेस वाले किसी बीजेपी वाले को देशद्रोही कह दें? जिसने इस देश के संविधान की शपथ ली है
उसको आप देशद्रोही कैसे कर देंगे? इमरजेंसी में जब जॉर्ज फर्नांडीज अंडरग्राउंड थे, विदेश गए हुए थे, सुब्रमण्यम स्वामी विदेश गए हुए थे, तो वहां जाके क्या इमरजेंसी की तारीफ करते रहे होंगे? वहां जाके इंडियन डायस्पोरा में जब वो जुटा रहे थे इमरजेंसी खिलाफ लड़ने के लिए, तो वो क्या देशद्रोह कर रहे थे? पर सर क्या अभी हालात देश के अंदर ऐसे हैं? सवाल वो हालात में बाद में मैं ये नहीं कह रहा हूँ इमरजेंसी नहीं है देश में, लेकिन विपक्ष का नेता वहां जाके क्या तारीफ करेगा? वो वही जो संसद में बोलते हैं, जो यहाँ बोलते हैं, इंडियन डायस्पोरा तो वही बोलेंगे वो। अच्छा ठीक, आप बताइए क्या अपेक्षा करती हूँ जाके वो कहें बहुत अच्छा चल रहा है वहां सारे जो है देश। हाँ, अगर कोई संवेदनशील मुद्दे पर वो बोले हों, किसी ऐसे मुद्दे पर जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है, जो किसी जो है भारत के किसी और ऐसी चीज से संबंधित है जो गलत है, उसका विरोध करना चाहिए। जैसे इंदिरा गांधी की बात कही जाती है, तो इंदिरा गांधी ने कहा था, लंदन में कहा था कि मैं देश की बात देश में करूंगी। तो वो जो प्रश्न था वो ऐसा प्रश्न था जो बाहर देश से नहीं कह सकता। लेकिन जब आप इकोनॉमी की बात करेंगे तो आप तुलना करेंगे दूसरे देशों से। अब ठीक है, वो तथ्य में गलत है कि सही है वो अलग बात है, लेकिन तुलनाएं तो होंगी ना। आप अमेरिका से तुलना नहीं करेंगे क्या? फ्रांस से तुलना नहीं करेंगे? आप पाकिस्तान से तुलना करेंगे क्या भारत की? भारत की तुलना तो चीन से ही होगी। भारत का जो है चाहे सैन्य शक्ति हो, आर्थिक शक्ति हो, जो भी तुलनाएं होंगी बड़े देश से होंगी। हम पाकिस्तान से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से थोड़ी अपनी तुलना करेंगे। ठीक है, आपने जो बात कही कि साहब इंडियन डायस्पोरा से ही तो बात कर रहे थे वहां पर। हर्षवर्धन जी, इससे पहले हमने देखा है और हम वो बयान भी चला रहे हैं जिसको लेकर अभी यहाँ पर कुछ आशंका व्यक्त की थी कांग्रेस के हमारे जो मेहमान आए हुए हैं आलोक जी ने कि आप में हिम्मत है। तो हमने तो पहले से तैयारी की हुई थी और हम तो हमेशा निर्भीक पत्रकारिता करते हैं और ऐसा मुझे नहीं लगता मीडिया पर कोई रोक टोक है, सभी दिखाते हैं, हम भी दिखा रहे हैं, पढ़कर भी बता देती हूँ। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो बयान दिए गए, पेरिस में 2015 में उन्होंने कहा यूपीए सरकार ने पेन या रुमाल की तरह कोल ब्लॉक का आवंटन कर दिया था। अच्छा, टोरंटो में कहा जिनको गंदगी करनी थी गंदगी करके चले गए, हम सफाई करके जाएंगे। फिर शंघाई 2015, पहले आप भारत को लेकर शर्मिंदा थे, आज भारत पर आपको गर्व है। इसी तरीके से एक वो यूएई में 2015 का बयान है उनका, पिछली सरकारों के अनिर्णय और सुस्ती के कारण चीजें रुकी हुई। तो इस तरीके के बयान अगर नेता विदेश की जमीन पर देते हैं तो वो तो प्रधानमंत्री भी वहां पर जब विदेश जाते हैं, इंडियन डायस्पोरा से मिलते हैं तो इस तरीके की बात रखते हैं। अब ऐसे में राहुल गांधी अगर गए हैं अमेरिका में और वो वहां पर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में इस तरीके की बात रख रहे हैं, तो बीजेपी के नेता जो कह रहे हैं कि साहब देशद्रोही हैं और ये तो चीन के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, क्या बात का बतंगड़ यहां पर बनाया जा रहा है इन नेताओं की तरफ से? देखिए रोमाना जी, सबसे पहले तो ये कि गिरिराज सिंह मंत्री हैं और देशद्रोही वो कह रहे हैं तो उनको सचमुच FIR वगैरह करानी चाहिए। लेकिन राहुल गांधी अगर ये ना बोले, कोई और बोले तो यकीन मानिए उसको देश विरोधी ही कहा जाएगा। और मैं आपको एक एक बात बताता हूं, सिर्फ उसको ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो ये कि जो सैम पित्रोदा ने कहा कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। वो सचमुच पप्पू नहीं है, वो खतरनाक तरीके से फॉरेन सॉइल से देश के खिलाफ एक विचित्र किस्म का वातावरण तैयार कर रहे हैं। अब आप सोचिए वो क्या कह रहे हैं, उसको जरा सुनना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि आप हिंदी वाले हैं तो हम आपको बहुत पसंद करें और तमिल, तेलुगु, मलयालम वाले हैं तो नापसंद करें। इतना खतरनाक प्ले किसी ने इंडियन डायस्पोरा में जाकर नहीं किया। ये खतरनाक काम राहुल गांधी कर रहे हैं। ये देश विरोधी है या नहीं, सोचना चाहिए। वो जब कहते हैं चीन से तुलना कर रहे हैं तो बड़ा अच्छा है। आज ही सुबह का मैं अखबार पढ़ रहा हूं, आज की तारीख है, जो आईफोन का नया वेरिएंट है वो लॉन्च होने वाला है। 15% तक हम यहां अपने देश में असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग मिलाकर करने लगे हैं। जो रिपोर्ट है वो कहती है कि अगले कुछ सालों में हम 25% तक चले जाएंगे। राहुल गांधी ने क्या कहा? चीन ने मैन्युफैक्चरिंग का जो लाभ था वो लिया, हम नहीं ले पाए। किसके समय में नहीं ले पाए पता है? 80 से लेकर 2014 तक नहीं ले पाए। जो कोशिशें भी थी, और जिसको लोग कहते हैं, चूंकि मैं जानता हूं कि बहुत से लोग इकोनॉमिक्स नहीं समझते हैं तो इसलिए ट्रेड इंबैलेंस की बात खूब करते हैं। WTO में 2005 में क्या हस्ताक्षर किया था मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, उसको पूछ लेना चाहिए। और अगर RCEP का हिस्सा भारत हो गया होता तो और भी अभी प्रोडक्ट होते जो हमको लेने पड़ते, दुनिया आइसोलेशन में नहीं चलती। लेकिन क्या हम ये तुलना कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार आज काम कर रही है? हमारी सरकार थी तो देखिए हम ये करते थे और अच्छा करेंगे। ये राहुल गांधी बोल पाए क्या? नहीं बोल पाए, क्योंकि मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय पॉलिसी पैरालिसिस थी, उसको लॉस्ट डेकेड कहा जाता था। उस वक्त हिस्टोरिकल ब्लंडर्स हुए थे। और फिर मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी अगर विदेशी धरती पर जाकर देश के खिलाफ कुछ बोल रहे हो तो उनकी भी आलोचना होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने शब्दशः जो कहा था, जिसको आप चला भी रहे हैं और लोग देख भी रहे हैं, कि 14 के पहले लोगों को ये लगने लगा था
और क्या यह सच नहीं है कि 2004 से 14 में देश के 10 बड़े उद्योगपतियों ने लिखा था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कि आज हम जिस स्थिति में पहुंच गए हैं, पॉलिसी पैरालिसिस की वजह से देश बर्बाद हो रहा है, और आज हम उसकी तारीफ करते हैं। दुनिया में सेमीकंडक्टर मिशन में, उसी अमेरिका में जहां वो बैठे हुए हैं, वहां की कंपनी आकर भारत में प्लांट लगा रही। मुझे लगता है कि जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली थी वो हम नहीं उसको उपयोग कर पाए, इसकी भी तो चर्चा करें ना। और चाइना के साथ उनका जो प्रेम दिखता है, मैं फिर कह रहा हूं, उन्होंने तुलना कहीं नहीं की है। तुलना अगर वो करते तो उनको पता होता विपक्ष वहां होता नहीं है। और अभी एक बड़े अर्थशास्त्री हैं, उनका मैं एक छोटा सा हिस्सा बताता हूं। उन्होंने कहा भारत जैसे देश में बहुत बड़ी ग्रोथ इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। यहाँ सहमति बनाते हैं, यहाँ प्रोजेक्ट शुरू होता है, रुकता है, फिर संसद में जाता है। तो दोनों का फर्क समझना चाहिए। इस तरह से देश विरोधी वातावरण बनाना, नेता प्रतिपक्ष हो जाने के बावजूद, ये बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से इसीलिए विनोद जी ने भी कहा था ना कि सुधांशु जी ने जिस तरीके से यहाँ पर तथ्यात्मक तरीके से विरोध किया राहुल गांधी के बयान का, और वो जो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए, मुझे लगता है आज वो डिबेट के अंदर बिल्कुल हाई पॉइंट्स रहने वाले हैं। एब्सर्ड, इलॉजिकल कंपैरिजन वाली जो बात सुधांशु जी ने कही थी। सर आ रही हूं आपके पास, लेकिन अब आलोक जी का रुख करना पड़ेगा। एक लाइन सिर्फ बोल लेने दीजिए सर, जल्दी से बाकी मैं मान डिबेट राहुल और चीन पे कर रही थी, और प्रवक्तागण जाने कहां चले गए। ये भी इस देश की समस्या है। टीवी लोग बड़ी गंभीरता से देखते हैं, प्रवक्ता लोग नॉन सीरियस न किया करें, ये भी जरूरी है। ठीक है सर, ठीक है। आलोक जी प्लीज आइए। और मुझे लगता है ये सवाल मेरे मन में भी था, जिसको लेकर अभी हल्का सा रेफरेंस जो है वो हर्षवर्धन जी ने भी दिया है। ये सैम पित्रोदा जी को राहुल गांधी पप्पू नहीं है, ये कहना क्यों पड़ा सर वहां पर उस मंच से? देखिए, मुझे नहीं पता किस कंटेक्स्ट में कहा गया, मैं वहां पर मौजूद नहीं था, लेकिन हजारों करोड़ रुपया खर्च करके जो एक इमेज बनाने का काम किया, उसमें हिंदुस्तान का मीडिया भी शामिल था। वापस आता हूँ, अब स्किल डेवलपमेंट की बात आई। स्किल डेवलपमेंट में आपने भी बजट पे एबीपी न्यूज़ ने चलाया था कि 500 कंपनियों को आइडेंटिफाई करेंगे और 1 करोड़ लोगों को स्किल डेवलप किया जाएगा। 6 महीने इस फाइनेंशियल ईयर के चले गए हैं, अगर एक कंपनी आइडेंटिफाई हुई हो तो उसका नाम जरूर बताए एबीपी न्यूज़ पूरे देश को, दर्शकों को। अरुण जेटली जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि क्या देश और क्या विदेश। मैं पूछना चाहता हूं, एबीपी न्यूज़ का ये शो केवल देश में देखा जाता है क्या, विदेश में नहीं देखा जाता है क्या? ये बेकार की जो अपने ऊपर जो शील्ड लगाने की आदत है ना, ये सब बेकार की है। मोदी जी कांग्रेस पर हमला करें, मोदी जी पंडित नेहरू पर हमला करें, मोदी जी वहां पर जाकर कांग्रेस को इतनी बुरी तरह से कोसें, तब तो बहुत बढ़िया है। मोदी जी कहें कि हमारा देश 2014 से पहले भ्रष्टाचार में डूबा हुआ था, तब तो बहुत अच्छा हो रहा था वहां पर। चीन को क्लीन चिट दे, तब तो बहुत अच्छा था। और हम तुलना करें, जो कि बीजेपी और आरएसएस पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बाहर तुलना नहीं कर सकती है। अब वापस आता हूं, छोटा सा, अभी WTO और गैट की बात भी हुई। क्या WTO और गैट से मोदी जी के आने के बाद बाहर हो गए क्या वहां पर हस्ताक्षर हटा दिए क्या उन्होंने? 25 लाख पासपोर्ट छोड़कर देश का, हिंदुस्तान का व्यापारी चला गया है छोड़कर देश 2014 के बाद। और आज आप कह रहे हैं कि 25 लोगों ने लिख कर दिया कि वहां पर पॉलिसी पैरालिसिस है। आज तो किसी की हिम्मत नहीं है कि सरकार के खिलाफ लिख दे, अगले दिन ईडी सीबीआई पहुंच जाएगी। एबीपी न्यूज़ अगर यहाँ पर जो सवाल उठा रहे हैं भी नोटिस आ जाएगा। ये कैसे कहेंगे कि राहुल गांधी ने देश को बुरा दिखा दिया? ठीक है सुधांशु जी। देखिए, मैं क्रमवार जवाब देने का प्रयास करता हूं। जो बातें कही गई ये सही है कि स्वस्थ तुलना होनी चाहिए। मैं भी कहता हूं स्वस्थ तुलना होनी चाहिए। जिस समय भारत आजाद हुआ, उसके साथ जो देश आजाद हुए, चाइना 1949 में, इजराइल 14 मई 1948 को, जापान तबाह हो गया था अगस्त 1945 में, जर्मनी डिवाइड हो गया था और नॉर्थ और साउथ कोरिया डिवाइड हो गए थे। 50 साल तक, 1997 तक। मैं ईमानदारी से पूछता हूं, कहां वो खड़े थे, कहां हम खड़े थे? 50 साल कंटिन्यूअस कांग्रेस का शासन रहा है। 1997 तक हम कहीं भी नहीं थे। तुलना होनी चाहिए, स्वस्थ तुलना होनी चाहिए। मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, भारत की एयरफोर्स 1932 में बन गई थी, ब्रिटिश टाइम में। चाइना की एयरफोर्स 49 में बनी, 47 में चाइना के पास एयरफोर्स नहीं थी, मगर फिर भी हम 62 की लड़ाई हार गए। तुलना होनी चाहिए। 1980 में कोई जाके चेक कर ले, भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $7.8 बिलियन था और चाइना का 2.4। ठीक है सर, हमारा उनसे 3 गुना था। उसके बाद 80 से 2014 तक कहां से कहां चाइना पहुंचा, सिर्फ 6 साल हम रहे। और मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, उस अटल जी के 6 साल में जो मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आया, हमारा IT रिवोल्यूशन हुआ, इसका समकक्ष क्या हुआ? अब 4 से 14 के बीच में उदाहरण दिए देता हूं। देखिए साहब,
ये कौन सी लॉबी भारत में काम करती थी? चाइना के बॉर्डर के ऊपर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ये एके एंटोनी का फ्लोर ऑफ द हाउस पे दिया बयान है।